सर गुड आफ्टरनून। सोना जी आपको भी गुड आफ्टरनून। हर्षदा जी आपको भी गुड आफ्टरनून। किशन कुमार सर आपको भी गुड आफ्टरनून। देखिए ये प्रिज्म आपको समझ में आ गया होगा। अभी वॉइस प्रॉब्लम आ रही है? नहीं देखिए सर, अभी क्लियर है। जैसे नहीं आ रही। कृष्ण सर बोल रहे भी नहीं आ रही। जैसे अपन लिंक होते हैं तो वैसे धीरे धीरे अपने आप ये जो नेटवर्क है पूरा एक स्ट्रॉन्ग बन जाता है। कई बार अपन जैसे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत आती है। यस राजकुमार सर गुड आफ्टरनून। राजेंद्र सर गुड आफ्टरनून आपको भी। देखिए प्रिज्म का मैंने आपको बताया था। प्रिज्म बेसिकली जो इमेज का डिस्प्लेसमेंट करता है ये तो आपको समझ में आ गया था। और इसमें मैंने आपको एक चीज भी बताई थी इसमें कि दो प्रिज्म जो रहते हैं, अगर दो प्रिज्म अगर हम देखते हैं तो वो इक्वल होते हैं 1 डिग्री के बराबर। ठीक है, एक फॉर्मूला जब भी स्क्विंट जैसे कोई केस आता है स्क्विंट वाला, उसमें हमें पता करना है कि कितने डिग्री का स्क्विंट है। तो उसको पता करने के लिए हमें डिग्री से मेजरमेंट किया जाता है। उसमें डिग्री मेजरमेंट की जाती है और डिग्री को कन्वर्ट किया जाता है। हाँ क्लियर है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, डिग्री को कन्वर्ट किया जाता है प्रिज्म में। तो कोई भी स्क्विंट वाला जो केस आता है, कभी कोई पेशेंट आता है तो उसमें इस तरह से, ये अपने जस्ट नॉलेज के लिए, स्क्विंट का वर्कअप काफी बड़ा रहता है। अब जैसे किसी की आंख इस तरह से सीधी है और दूसरी आंख जो है बाहर की तरफ जा रही है, तो ये आपका स्क्विंट हो गया है। इसको हम स्क्विंट बोलते हैं, ठीक है, या स्ट्रेबिस्मिक बोलते हैं, या भेंगापन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है। अब जैसे इस पेशेंट को कितने डिग्री का स्क्विंट है ये कैसे जज करेंगे हम? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टॉर्च लाइट मारना है। टॉर्च लाइट में आप देखेंगे कि इसमें इस तरह का जैसे ये वाली नॉर्मल आंख है तो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, और जैसे स्क्विंट वाली है तो इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन यहाँ पे आएगा, या हो सकता है यहाँ पे स्क्लेरा पे आ जाए। ठीक है, वो काफी दूर आ जाए या यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि भाई जब ये बिल्कुल सेंटर का है तो कोई भी स्क्रीन नहीं रहता है। नो स्क्रीन सेंटर में रहेगा तो कोई भी Received 500 rupees on Google Pay for business. सेंटर से थोड़ा सा बाहर की तरफ, मतलब पिपिलरी मार्जिन और पिपिल के सेंटर के बीच में अगर कोई बनता है, यहाँ पर बनता है, उसको हम 5 डिग्री का स्क्रीन बोलते हैं। तो 5 डिग्री का स्क्रीन जो है उसको कितना प्रिज्म चाहिए रहेगा अगर हम कैलकुलेट करें। अगर एक डिग्री के बराबर 2 प्रिज्म रहता है तो 5 डिग्री के लिए हमें ये करेंगे हम, तो 10 प्रिज्म डायोप्टर चाहिए हमें इस आंख को सीधी करने के लिए। ठीक है, अगर ये स्क्रीन यहाँ पर रहा, ये जो बन रहा है यहाँ पर रहा, तो 10 प्रिज्म चाहिएगा। अब इस वाले केस में हम देखते हैं ये वाला केस। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो बिल्कुल जहाँ पे आइरिस खत्म हो रही है वहां पर हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानते हैं 5 डिग्री का, यहाँ पर जो है 10 डिग्री का, और जहाँ पे आइरिस है यहाँ 15 डिग्री का, और ये 20 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर 15 डिग्री का मानते हैं पिपिलरी मार्जिन, और आपके आइरिस जहाँ एंड हो रहा है, जहाँ पे लिम्बस, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसमें 15 डिग्री, और लिम्बस पे ही बन रहा है, जैसे लिम्बस पे ही बन रहा है, तो ये 20 डिग्री का स्क्विंट हो गया है। ठीक है, अब 20 इंटू अपन 2 कर देंगे तो 40 डायोप्टर चाहिए रहेंगे इस आंख को सीधी करने के लिए। ये आंख अगर आपको यहाँ लाना है तो 40 डायोप्टर प्रिज्म जो है हमें यूज करना पड़ेगा। इसको इस प्रिज्म का इस तरह से यूज किया जाता है, और 1 डिग्री के बराबर 2 प्रिज्म रहते हैं। ठीक है, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है। अच्छा, लेंसेज की बात हम कर रहे थे उस समय, और लेंसेज में 2 तरह के लेंस रहते हैं, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स। ये सबको आइडिया होगा, अभी तक हम सब जो है शॉप में रहते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस जो रहेगा वो बेसिकली प्लस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कॉन्वेक्स जो लेंस रहता है वो प्लस को रिप्रेजेंट करता है, और कॉनकेव कॉनकेव लेंस जो है माइनस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, ये भी आपको समझ में आ गया है। अब जैसे कि हमारे इसमें ये इस एक जो रिफ्रैक्टिव एरर रहता है उसमें हम ये चीज देखते हैं कि जिनको भी प्लस का नंबर आता है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। आगे चल के हम इसको डिटेल से रीड करेंगे। और जिनको माइनस का नंबर आता है उसको मायोपिया बोलते हैं। तो मायोपिया जिनको भी आता है उनको माइनस का नंबर लगता है, जिनको भी हाइपोमेट्रोपिया आता है उनको प्लस का नंबर लगता है। ठीक है, तो ये एक डायग्नोस हो गया है कि जिनको प्लस का नंबर आ रहा है दैट मींस कि वो हाइपोमेट्रोपिक है। ठीक है,
देखिए जब पास में रीडिंग के लिए हम देते हैं वो प्रेसबायोपिक करेक्शन हो गया है, बाकी डिस्टेंस में जितने भी नंबर आते हैं उसको हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलेंगे, और ये हाइपोमेट्रोपिक हो गया है, और ये जो ये वाला जो है आपका मायोपिया हो गया है। तो दो तरह के हम लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जो लेंस है वो बेसिकली क्या करते हैं कि रेज को जो है कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चले ये मैंने एक आईबॉल बनाई है, आपके आंख बनी है, और कोई रेज जो है मान के चले इस तरह से जा रही है, ठीक है, सीधे जा रही है, और ये बाहर की तरफ फोकस हो जाती है। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये मायोपिया हाइपोमेट्रोपिया रिपीट कर देंगे प्लीज। हाँ बिल्कुल पारस जी, देखिए मैंने मायोपिया हाइपोमेट्रोपिया का जैसा भी एग्जांपल दिया है, जैसे कि मान के चले ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और इस कॉन्वेक्स लेंस को हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और जो कॉनकेव लेंस रहते हैं जिनको हम माइनस का बोलते हैं, इनको मायोपिक बोलते हैं। ठीक है, माइनस का जहां पे साइन आता है उसको मायोपिया है, और जिनको प्लस का साइन आता है उसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। ठीक है, और ये जो करेक्शन रहते हैं ये हमेशा डिस्टेंस के लिए ही किए जाते हैं, और नियर के लिए जब करेक्शन किया जाता है, जब पास का नंबर दिया जाता है उसको प्रेसबायोपिक करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। दिस इज अ मेन रिफ्रैक्टिव एरर। ठीक है, हाँ ओके। अब जैसे जो प्लस का लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस हो गया है, और माइनस का जो लेंस रहता है वो डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, तो ये डाइवर्ज करता है रेस को मतलब स्प्रेड करने की कोशिश करता है माइनस का नंबर, और प्लस का नंबर जो है कन्वर्ज करने की कोशिश करता है। अब ये इनका यूज कहाँ पे आ रहा है, जब जैसे मैंने आपको मायोपिया बोला है या हाइपोमेट्रोपिया बोला है। अब जैसे कोई रेज यहाँ पर ऐसे जा रही है, ठीक है, जाते हुए फिर ये लास्ट में ऐसे फोकस हो जाती है। ठीक है, ये आपका रेटिना पार्ट आ गया जिसको हमने रीड किया था, रेटिना आ गया, ये कॉर्निया आ गया है। ठीक है, तो कोई रेस क्या हुआ है, रेस आपकी सीधे स्ट्रेट गई, और स्ट्रेट जाते हुए कहाँ पे फोकस हुई है, बाहर की तरफ, रेटिना से और पीछे फोकस हुई, रेटिना पहले रह जाता है, रेटिना के बाद में फोकस हुई है। तो ऐसा कौन सा लेंस हम यूज करें कि भाई ये रेस जो है यहाँ पर फोकस हो जाए, यहाँ पर हो जाए फोकस। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा कि इस रेस को यहाँ से पहले से ही बेंड कर दे, यहाँ पर ही बेंड कर दे। ठीक है, या फिर यहीं से बेंड कर दे, यहाँ से ही बेंड कर दे। तो यहाँ से बेंड करने पर क्या है कि रेस यहाँ पर जाके फोकस हो जाएगी। तो हमें ऐसा कोई कन्वर्जिंग लेंस चाहिए रहेगा, तो हम क्या करेंगे, प्लस का लेंस डाल देंगे यहाँ पर। तो ये प्लस का लेंस क्या करेगा कि यहाँ से जो रेस है जो ये पहले से यहाँ से रेस जो है यहीं से कन्वर्ज हो गई, यहीं से कन्वर्ज हो गई बाहर से ही, फिर कोर्निया के अंदर गई, फिर लेंस पे, और लेंस पे जाते हुए आपके रेटिना पर फोकस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हाइपरमेट्रोपिया रहता है, तभी हम इसको प्लस का लेंस दे रहे हैं। तो इस तरह से रेस जाके फोकस हो जाती है। और माइनस का जब नंबर रहता है किसी पेशेंट को, तो उसमें क्या रहेगा कि ये रेस है और ये पहले ही फोकस हो गई, रेटिना से पहले ही फोकस हो गई, इसको हम मायोपिया बोलते हैं। जहां पे भी कोई रेस जो इन्फिनिटी से आ रही है और रेटिना के पहले ही फोकस हो गई है, उसको मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि हमें रेस यहाँ पर चाहिए, रेटिना पर चाहिए, और ये रेटिना से पहले फोकस हो गई है। पहले वाली कंडीशन में रेटिना के बाद फोकस हुई थी, ये रेटिना के पहले हो गई है। तो हम ऐसा कोई लेंस लगाए कि यहाँ से रेस जो है डाइवर्स हो जाए यहाँ से, फिर उसके बाद फिर यहाँ से कन्वर्जन उसका हो जाए स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसा लेंस लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, रेस को डाइवर्स कर देता है, ये इन्फिनिटी से इस तरह से आ रही है और ये डाइवर्स हो गई है। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस से मान के चले, और इन्फिनिटी से इस तरह से रेस आई है, और यहाँ निकलने पर ये ऐसे हो जाती है। ठीक है, बाहर की तरफ यहाँ पे गैप बढ़ जाएगा, फिर वापस आगे चल के ये वापस रेटिना फोकस हो जाती है। तो ये मायोपिया में हम माइनस का लेंस इसलिए यूज करते हैं, प्लस में हाइपोमेट्रोपिया में प्लस का लेंस जो है रेस को कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे।
तो पहचानने का तरीका क्या क्या हो सकता है, आप सबको आइडिया है इन सब चीजों का, पर एक रिवीजन कर लेते हैं हम। जो प्लस का कॉन्वेक्स लेंस है वो हमेशा थिक रहेगा। कहां पर रहेगा? सेंटर में। यहाँ पर मोटा रहता है लेंस, ठीक है। सेंटर में हमेशा थिक रहता है। ये हायर नंबर में आपको पता चलेगा, अगर नॉर्मल नंबर है उसमें ज्यादा आइडिया नहीं लग पाता है। दूसरा क्या है कि अगर आप इसको कोई भी इमेज के सामने रखेंगे और थोड़ा सा मूव करेंगे आगे पीछे, तो इमेज जो है वो मैग्नीफाई होने लग जाएगी जब भी इमेज से हम दूर जाएंगे, ठीक है। और जैसे पास में आएंगे तो इमेज जो है मिनिमाइज होने लग जाती है। तो ये मैग्निफिकेशन बढ़ाता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज की साइज को बढ़ा देता है, मैग्नीफाइड कर देता है। इसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये मैग्निफिकेशन आता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? इनलार्ज करना है, इमेज को बढ़ा देना है, ठीक है। नॉर्मल साइज से बड़ी साइज बन जाना, दैट मीन्स मैग्निफिकेशन। और दूसरा आता है मिनिफिकेशन। मिनिफिकेशन में क्या होता है कि इमेज की साइज छोटी दिखने लग जाती है। आपने देखा होगा कि किसी को माइनस का 5 या 6 नंबर आपने किसी पेशेंट को दिया, चश्मा बना के दिया है। अब उस चश्मा जैसे पेशेंट लगाता है तो उसकी जो आंखें नॉर्मल से छोटी दिखने लग जाती है, ठीक है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, चश्मा हटाते तो आंखें बड़ी दिखाई देती है, चश्मा लगाते हैं तो आंखें छोटी दिखाई देती है। ये माइनस के नंबर में होता है। प्लस के नंबर में जैसे ही +10 का किसी बाबूजी को आपने चश्मा दिया होगा, आंखें बड़ी दिखाई लगने लग जाती है, नॉर्मल से बड़ी दिखने लग गई। इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसको मिनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के जो है लेंस अपन पहचानने का तरीका है। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? देखिए, ये माइनस पाओ आधा नंबर में जितना मैग्निफिकेशन मिनिफिकेशन नहीं हो पाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका ये है कि आप लेंस को आपके आंख के सामने रखिए और मूव करिए। किसी ऑब्जेक्ट को देखते हुए मूव करना है। जैसे मान के चलिए कोई लेंस यहाँ पर इस तरह है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, किसी पर्सन को देख रहे हैं मान के चले, तो आप क्या कर रहे हैं? इसमें यहाँ से अपन देख रहे हैं और इसको इस लेंस को ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ चला जाता है, शिफ्ट, ठीक है। आप इस ऑब्जेक्ट को देखते हुए इस लेंस को ऊपर की तरफ करेंगे, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ चला जाता है। इसको आप नीचे की तरफ करेंगे, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये अगेंस्ट मूवमेंट हो गया। जिस तरफ लेंस मूव करते हैं उधर जो है ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं वो नहीं दिखता है, वो उसके अपोजिट साइड चला जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? अगेंस्ट मूवमेंट। दिस इज अगेंस्ट मूवमेंट, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये प्लस के लेंस में होता है। ये आप माइनर से माइनर भी पावर आपके पास में 0.12 भी है तो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका यूज क्या है? क्या यूज में हम लेते हैं? एक तो हाइपोमेट्रोपिया, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। हाइपोमेट्रोपिया में क्या रहता है कि रेज जो है वो बिल्कुल बिहाइंड द रेटिना फोकस हो जाती है, इसको कन्वर्ट करके रेटिना पे लिया जाता है, जो कि प्लस का लेंस यूज करते हैं। दूसरा वर्ड है अफ्रीकिया, ठीक है। अफ्रीकिया का मतलब क्या होता है कि अब्सेंट ऑफ द लेंस, ठीक है। लेंस आंख के अंदर नहीं है, ठीक है। कोई भी किसी भी टाइप का लेंस नहीं है आंख के अंदर, उसको अफ्रीकिया बोलते हैं। और अफ्रीकिया में हम प्लस का 10 नंबर देते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा 10-11 नंबर भी आता है, 12 नंबर भी आता है, पर एक जो है रेगुलर नंबर 10 नंबर आदमी एक्सेप्ट कर लेता है, तो 10 नंबर का एक चश्मा दे देते हैं, उसको अफ्रीकी, कई बार ग्लासेस भी बोलते हैं। अफ्रीकिया का मतलब है कि उसके आंख के अंदर जो क्रिस्टलाइन लेंस है या किसी टाइप का भी कोई लेंस नहीं है। जो आंख का लेंस वाला हिस्सा बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें कुछ भी लेंस नहीं डाला गया। प्रेसबाइपिया करेक्शन जब 40 साल की एज में हम देते हैं सभी को, ठीक है। 40 इयर्स की एज में पेशेंट को नियर में दिखने में दिक्कत आती है, तब हम +1 का देते हैं नंबर, +1.5 देते हैं, ठीक है। तो ये जो करेक्शन दिया जाता है ये प्रेसबाइपिक करेक्शन आ गया है। ये लूप और लेंसेस लूप मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं कि भाई जो फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है, फंडस का मतलब होता है कि जो पीछे पर्दा पर्दा वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है। जैसे कि ये आपकी आई बॉल है, आई, और यहाँ तक आपके लेंस के सिस्टम आ गए, बाकी ये विट्रियस आ गया, विट्रियस के अंदर ये रेटिना आ गया है। तो इस वाले भाग को हम जब देखते हैं इसमें, उसको हम फंडस बोलते हैं। दिस इज फंडस।
इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। तो ये फंडस एग्जामिनेशन किया जाता है इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, कभी आपने नाम सुना होगा, उसको यूज करके। तो ये प्लस के जो लेंसेस है यहाँ पर यूज किए जाते हैं। स्लिट लैंप में प्लस का लेंस आता है। कॉनकेव लेंस जिसको माइनस का लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस है, ये मैंने आपको बता ही दिया है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है। आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप लेंस को, माइनस के लेंस को? माइनस का लेंस जो है हमेशा आप देखेंगे पेरिफेरल में थिकर रहता है, मोटा रहता है, और सेंट्रल में पतला रहता है। एक तो ये आपका जजमेंट होना चाहिए, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इस लेंस के थ्रू देखेंगे तो इमेज जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा दिखाई देगा, जिसको हम मिनिफिकेशन या मिनीफाइड बोलते हैं, ठीक है। दो कारण तो ये हो गए। तीसरा आप कैसे पहचानेंगे, वही उसी तरह लेंस आप मूव करेंगे, माइनस का लेंस है मान के चले, ये माइनस का लेंस है, इसको मूव करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो भी साथ साथ मूव होगा, ऊपर की तरफ ही चला जाएगा। इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसको विथ मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, विथ मूवमेंट। तो माइनस के लेंस में विथ मूवमेंट होता है, प्लस के लेंस में अगेंस्ट मूवमेंट होता है। कॉनकेव लेंस का यूज क्या है, मायोपिया में, करेक्शन ऑफ द मायोपिया, उसके यूज में हम जो है कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। फंडस एग्जामिनेशन में हुरबी लेंस जो कि स्लिट लैंप के साथ लगा रहता है, उसको भी यूज कर सकते हैं फंडस एग्जामिनेशन। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि जो प्लस का लेंस है या माइनस का लेंस है, ये वास्तव में बनते कैसे हैं? ये बेसिकली जैसे मैंने आपको प्रिज्म बताया, प्रिज्म के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जितने भी लेंस हम यूज करते हैं, माइनस का लेंस देखिए या प्लस का लेंस है, ये सब प्रिज्म के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। प्रिज्म से बने हुए हैं। और मैंने आपको बताया था प्रिज्म किस टाइप का रहता है। जैसे ये प्रिज्म आ गया है, ठीक है, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं। और प्रिज्म में ये पार्ट रहता है एपेक्स, ठीक है। ये रहता है बेस। बेस हमेशा थिक रहता है, मोटा हिस्सा रहता है इसका। और एपेक्स जो है वो थिन रहता है, पतला रहता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा हमेशा थिकर रहता है। इसको पिरामिड जैसे रहते हैं उस तरह का ये प्रिज्म रहता है। तो ये प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से जो है प्लस का लेंस बनता है, जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। और माइनस का लेंस भी उसी के द्वारा ही बनता है। तो हम आगे चल के इसके ऑप्टिकल सेंटर की बात इसीलिए करेंगे कि ये प्रिज्म है, एक तरह से आप जो लेंस किसी को बनाकर देते हैं वो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो उस प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म की क्या खासियत है? प्रिज्म की ये खासियत है कि जैसे आप नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है मान के चले, और यहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये मान के चले 1 मीटर की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर। और यहाँ पर मैंने 1 डायोप्टर का कोई प्रिज्म रख दिया, यहाँ पर आंख के सामने 1 डायोप्टर का प्रिज्म रख दिया, इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। तो ये 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर देता है, इस इमेज को 1 सेंटीमीटर जो है इधर खिसका देता है, और वर्चुअल बना देता है, आभासी बना देता है। ये एक्चुअल अगर आप प्रिज्म हटाएंगे तो यहीं पे दिखेगा पर्सन, पर अगर आप जैसे प्रिज्म लगा देते हैं तो 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कर देता है। तो इसकी खासियत क्या है कि इमेज का डिस्प्लेसमेंट कर देता है, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्टिकल सेंटर नहीं सही से लगाया, इसका एक सेंटर आप पॉइंट रहता है, अगर वो नहीं लगाया तो ये इमेज का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट को बार बार थोड़ा सा कन्वर्ज करके देखना पड़ता है, थोड़ा सा सिर को टिल्ट करके देखना पड़ता है, आंखें थोड़ी सी तिरछी करके देख रहा है, सिर को थोड़ा सा अप साइड करके देख रहा है, या डाउन साइड को चिन अप चिन डाउन करके देख पा रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। पेशेंट का नंबर कितना भी आपने सब जगह चेक करा लिया, 6/6 आ रहा है, वही नंबर है, वही -3 है, ठीक है, फिर भी उस पेशेंट को दिक्कत आ रही है। क्यों आ रही? क्योंकि इसको अनवांटेड आपने प्रिज्म दे दिया है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर नहीं लगाने की वजह से उसको अनवांटेड प्रिज्म लगा दिया है। तो एक जगह यही नंबर का किसी ऑप्टिकल शॉप वाले ने बनाया, ठीक है, और उसको अच्छा सेट हो गया है, पेशेंट को हैप्पी हो गया है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही चश्मा अपनों ने बनाया मान के चले, और यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। सेम पावर, सेम डिजाइन, सेम फ्रेम, सभी चीजें लेने के बाद भी पेशेंट जो है
तो भी उसको डिस्टर्ब हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका ऑप्टिकल सेंटर सही से लगाया नहीं है। इसकी वजह से उसकी पिपिल के सामने, जो आंख के सामने ही ऑप्टिकल सेंटर आना चाहिए, तो इसके प्रिज्मेटिक इफेक्ट आ गया है। क्योंकि जो लेंस बने हैं वो प्रिज्म से बने हैं। किस तरह से बने हैं? जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस जो बना है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसको प्लस का लेंस बोलते हैं। तो जैसे कि एक प्रिज्म हमने इस तरह से बना दिया, दूसरा प्रिज्म जो है हमने इस तरह से बना दिया है। हाँ, इसकी शेख सर पूरी क्लास है, इसका एक टॉपिक है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये जो दो प्रिज्म है, प्रिज्म नंबर 1 और प्रिज्म नंबर 2, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर हमारा जो प्रिज्म बनेगा, ये इस तरह से दो प्रिज्म कॉम्बिनेशन कर देंगे तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन गया आपका। ठीक है, इस तरह की आकृति बन गई है, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये यहाँ पर, ये दोनों प्रिज्म के जहाँ मिलने की जगह है, इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो हमें लेंस के अंदर इसी का सेंटर सर्च करना रहेगा। आगे ये टॉपिक है, इसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से ये ऑप्टिकल सेंटर आपको मिल गया। उसी तरह कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में भी आप देखिए, ठीक है, तो हमने दो प्रिज्म रखे यहाँ पे भी, जिनका बेस जो है, अब एक को बेस अप कर दिया है और एक को बेस डाउन कर दिया है। ठीक है, ये इस तरह से आ गया आपका। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, मान के चलें, ये कंबाइन करने पर ये इस तरह की आकृति बन गई, जो कि एक तरह से कॉनकेव लेंस जो हमने बनाते हैं उस तरह का बन गया। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर भी यहाँ पे मिलेगा। जहां पे कॉम्बिनेशन है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। दो प्रिज्म का जहाँ ज्वाइंट है, ठीक है, वहां पर उसको ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। तो जितने भी लेंस है ये प्रिज्म से बने हैं, तो हम प्रिज्म के द्वारा ही पेशेंट को जो है क्लियर विजन दे पा रहे हैं। और इसका डायोप्ट्रिक पावर जो है कर्वेचर से हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऑप्टिकल सेंटर सही मार्क नहीं किया है तो ये प्रिज्म की तरह रिएक्ट करने लग जाएगा। प्रिज्म का जो जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसा वो करने लग जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जिंग लेंस है इस तरह से। देखिए, ये मैंने आपको बताया था, ये वाला जो पोर्शन है, ये जहाँ पे प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, दोनों का जॉइंट है, ये यहाँ पर, ये न्यूट्रल पार्ट है, इसमें कोई भी कर्वेचर नहीं है। यहाँ पर कोई भी कर्वेचर नहीं है। जहां पे भी थोड़ा भी कर्वेचर आ गया, कर्वेचर इस पार्ट को, इस चीज को कर्व जो बोलते हैं, इसको कर्वेचर बोलते हैं। ये कर्व हुआ है मान के चले, इसको कर्वेचर बोलते हैं। ये फ्लैट हो गया, इसमें कोई भी नंबर नहीं है, जीरो हो गया है, कोई भी नंबर नहीं है। बाकी जैसे कर्वेचर दिया आपने तो कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा इसके अंदर। अब यहाँ पर आप देखिए, जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहां पर बिल्कुल ये स्क्वायर बिल्कुल स्ट्रेट मिल रहा है आपको। ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे देखिए ये जीरो नंबर हो गया, तो यहाँ से कोई भी रेज आएगी वो सीधी सीधी स्ट्रेट जाके रेटिना पर फोकस हो जाती है। ये ना तो कन्वर्ज होती है ना डाइवर्ज होती है। ठीक है, सीधे स्ट्रेट पहुंच जाती है। इसी को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। यही आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है। अब एक और चीज आती है, फोकल लेंथ। ठीक है, देखिए, कोई भी लेंस जो है वो एक सीमा पर जाकर या उससे कुछ दूर जाकर फोकल लेंथ बनाता है, वहां पर फोकस करता है। कोई भी लेंस जहाँ पे फोकस कर रहा है, और जैसे मान के चले कोई लेंस ये इस तरह से रेस गई और रेस पर जाकर यहाँ पर फोकस कर रहा है। ठीक है, ये फोकस हो गया है, तो इसको हम फोकल पॉइंट बोलते हैं। इसको फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, जो ऑप्टिकल सेंटर मार्क है, वहां से लगा के यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम फोकल लेंथ। ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गई, ये फोकल पॉइंट हो गया है। तो इसी तरह माइनस का भी फोकल पॉइंट रहता है और प्लस का भी रहता है। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला। इसका कैलकुलेशन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेशन।
जो फोकल पॉइंट की हम बात कर रहे थे, इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर वो पार्ट होता है जहां से कोई भी रेस अगर पास होती है तो वो तो ना कन्वर्ज होती है ना डाइवर्ट रहती है, वो स्ट्रेट चली जाती है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह प्रिंसिपल एक्सिस, जब जैसे कोई लेंस इस तरह से, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये आपका इंटीरियर पार्ट हो गया या पोस्टर वाला पार्ट हो गया, इन दोनों जहां ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर रहे हैं, मान के चले इंटीरियर सरफेस पे आपने ऑप्टिकल सेंटर मार्क किया, पोस्टर सरफेस पे भी आपको ऑप्टिकल सेंटर, इन दोनों के बीच की लाइन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम फोकल पॉइंट, जहां से भी रेस कहीं पर स्ट्रेट जाती है और जाकर कहीं पर एक डिस्टेंस पे आके फोकस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फोकल पॉइंट। ये फोकल पॉइंट हो गया है। ठीक है। और उसी को जब ऑप्टिकल सेंटर से लगाकर आपके फोकल पॉइंट तक के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, जैसे कि मान के चलें ये कितने डायप्टर का लेंस है या इसकी फोकल लेंथ इतनी है तो ये कितने डायप्टर का लेंस हो गया है, या ये डायप्टर का लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी होना चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है D इक्वल 1/f। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि जैसे आप डायप्टर निकालना है और ये एक जो है वो मीटर में है। ठीक है, मीटर को कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर आ जाते हैं। ठीक है, तो सपोज मान के चले किसी की फोकल लेंथ जो है 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, थोड़ा सिंपल से हम काउंट करते हैं। 100 सेंटीमीटर किसी लेंस की फोकल लेंथ है, तो ये कितने डायप्टर का हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में आप ये नंबर डाल देंगे, ऊपर जो 1 मीटर है 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 आ जाएगा, इधर भी 100 आ जाएगा, 100 कट कर 1 आ जाएगा, तो ये 1 डायप्टर का लेंस है। जिसके भी 100 सेंटीमीटर है दैट मीन्स कि वो 1 डायप्टर का लेंस निकला है। अब इसी तरह अगर सपोज मान के चले किसी की 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, ठीक है, तो इसका कितना डायप्ट्रिक लेंस हो सकता है, तो D बराबर 1/D। ठीक है, 1/f। f जो है फोकल लेंथ है और इसी फोकल लेंथ को हम यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। और ये 1 मीटर है, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में और इसको डिवाइड करेंगे 5 डायप्टर आ जाएगा। तो 5 डायप्टर इसका डायप्ट्रिक पावर है, जो कि 20 सेंटीमीटर तक ये इसकी फोकल लेंथ आ जाती है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि भाई जो अपनी आंख है, अगर उसके अंदर कोई भी लेंस नहीं डाला गया है और उसको ओनली पास का नंबर दिया जाता है, मान के चले तो 10 डायप्टर तो उसने दूर के लिए यूज करते हैं हम। 10 डायप्टर जो पेशेंट को बिना लेंस का ऑपरेशन किया है तो दूर के लिए उसको 10 डायप्टर से 6/6 हो गया है। बाकी पास में जब अपन नंबर देंगे उसको 3 डायप्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो 13 नंबर पास का बन जाता है और दूर का 10, क्योंकि एडिशन हमने लगाया 3 डायप्टर। तो ये जो 3 नंबर दिया है, या फिर कोई सुडोफेकिक पेशेंट है, किसी का ऑपरेशन कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया है, तो ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट तो 6/6 हो गया है। सुडोफेकिक का मतलब है जिनके आयल डल गया है, वो इंट्राओकुलर लेंस डालने के बाद 6/6 हो गया। और नियर के लिए जब हम करेक्शन देंगे तो उसको मैक्सिमम 3 नंबर तक की रिक्वायरमेंट रहती है और मिनिमम जो है उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 3 नंबर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम उसको 30 सेंटीमीटर के लिए नंबर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए पेशेंट को 30 सेंटीमीटर पे देखना है तो कितना डायप्टर का लेंस चाहिए हमें। ठीक है, तो ये 1/30 सेंटीमीटर कर दिया हमने, क्योंकि इस पेशेंट को 30 सेंटीमीटर पे देखना है। अब इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो 3.3 डायप्टर आ जाता है। ठीक है, तो इतने डायप्टर का लेंथ चाहिए अगर 30 सेंटीमीटर देखना है। तो ये पेशेंट जो सुडोफिक था पेशेंट, इसको एक नॉर्मल डिस्टेंस पे देखना है 25 से 30 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पर देखना है, तो उसको 3 डायप्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो टॉपिक जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। किसी का मैसेज आया भाई, ये 3.3 कैसे आया है। जैसे कि
देखिए वो 3.3 कैसा आया है, आप ये देखिए कि भाई पेशेंट को चाहिए था 330 सेंटीमीटर पर देखना है पेशेंट को, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो अपना जो फॉर्मूला क्या है, इसको ब्लैक रेड से कर लो, डी इक्वल 1/f, ठीक है। और इसमें आप देखिए कि 1 मीटर है, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, नीचे 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करिए आप 100/30 को, तो आपका कितना आएगा कैलकुलेशन, तो इसलिए आपका 3.3 डायप्टर आ रहा है। 0 से 0 कट गया मान के चलें, ठीक है, ये 10/3 बच गया। अब 10/3 को वापस आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, 3 आ जाएगा। फिर वापस आप देखेंगे यहाँ पर 1 बच गया, 1 में फिर पॉइंट लगाएंगे हम, वापस से 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 3.3 डायप्टर आ गया आपका। आया आपको समझ में सर? हाँ ठीक है। ऐसे कोई भी आप सेंटीमीटर ले लीजिए, आप 50 सेंटीमीटर ले लीजिए, 100 सेंटीमीटर ले लीजिए, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कुछ एनाटॉमी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, इनको भी आप देख लीजिए। जो कोर्निया का डायमीटर है वो जब बच्चा पैदा होता है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है सर, ये मान के चले ये कोई हमने कोई ये लाइन खींच दी, ये सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। अब इसके ऊपर ही फोकल लेंथ बनेगी, जो भी बनेगी आपकी फोकल लेंथ या फोकल पॉइंट बनना है। अब ये यहाँ पर कोई लेंस अपनों ने ये प्रिंसिपल एक्सिस का ये आपका लेंस बना दिया यहाँ पर। ऑप्टिकल सेंटर जहां पे भी लगता है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी एक तरह से। जैसे कि मान के चले कोई ये लेंस है, आपने यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मार्क किया है, अब यहाँ से आप सीधे सीधे लाइन ड्रॉ कर दीजिए जो कि 180 डिग्री की है बिल्कुल, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब इसी के ऊपर ही फोकल पॉइंट बनेगा, फोकल पॉइंट यहाँ पे बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, ठीक है, यहाँ पे बन सकता है। ऐसा नहीं कि फोकल पॉइंट यहाँ बनेगा यहाँ पे बनेगा। प्रिंसिपल एक्सिस एक जो है आपको वहां पर एक लाइन दे दी गई है जिसके ऊपर ही फोकल पॉइंट बनेगा, ये बेस लाइन हो गई है, ठीक है। तो आपको प्रिंसिपल एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली जहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो आपकी ऑप्टिकल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, आपको समझ में आया रूपा जी? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ बनती है। अब यहाँ से कोई रेस यहाँ फोकस हो गई, ठीक है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर वो पार्ट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर वो पार्ट होता है जहां से कोई भी रेस पास होती है तो वो ना तो डाइवर्स होती है ना कन्वर्ज होती है, स्ट्रेट जाकर आपके रेटिना पर जाकर फोकस हो जाती है। इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर। ये जैसे मान के चले कोई रेस यहाँ पर यहाँ से जो भी रेस जाएगी यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस से या ऑप्टिकल सेंटर से, ये स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से जाएगी तो ये कन्वर्ज हो जाएगी, यहाँ से जाएगी तो भी कन्वर्ज हो जाएगी। जस्ट सेकेंड में ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मेकुला जो है 4 से 6 महीने में पूरा फुली डेवलप हो जाता है, मतलब 4 से 6 महीने के बाद बच्चे का 6/6 विजन आ जाता है। जब मेकुला अच्छे डेवलप हो जाता है तब आपका विजन 6/6 आ जाता है।
लेंस ऐसा पार्ट है जो कि क्रिस्टल लेंस, ये पूरी लाइफ ग्रोथ करता है, पूरी लाइफ। जब से जन्म कोर्निया का बच्चा बड़ा हो जाता है तब उसका 11.7 रह जाता है, ठीक है। ज्यादा कुछ भी नहीं है सर। मेक्यूला जो है 4 से 6 महीने में पूरा डेवलप हो जाता है। उसको आप देख सकते हैं फंडस एग्जामिनेशन में। बच्चा जब जन्म लेता है तब 2 से 3 डायप्टर का हाइपोमेट्रोपिक पैदा होता है, और उसको आप जब भी चेक करेंगे 2 से 3 डायप्टर उसको मिलेगा ही मिलेगा हाइपोमेट्रोपिया। साथ में लेक्रामेल जो ग्लैंड है वो अंडर डेवलप रहती है बच्चा जब जन्म लेता है। जैसे ही बच्चा बड़ा होने लग जाता है, 1-2 महीने 3 महीने का हो गया, फिर ये टीयर का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं कि भाई वो जो पंखा है वो उसको क्लियर करना पड़ता है मसाज के थ्रू, और मसाज करने पर वो क्लियर हो जाते हैं, और टीयर्स जो है बाहर आ रहे थे वो अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज है ये फ्यूजनल रिफ्लेक्स। फ्यूजनल रिफ्लेक्स क्या होता है कि जैसे कि आपके सामने अचानक किसी का हाथ आ जाए या अचानक कोई चीज आ जाए आपकी आंखों के सामने, तो पलकें एकदम से बंद हो जाती है, ठीक है। इसको फ्यूजनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो ये भी स्टार्ट हो जाता है बच्चे के अंदर धीरे धीरे। स्टोप्सिस, जैसे किसी चीज को आप जो है 3D व्यू में देखते हैं, उसको स्टोप्सिस बोलते हैं। थ्री व्यू में हम जो देखते हैं उसको स्टोप्सिस बोलते हैं। एक्मोडेशन जो है जो पार्ट है एक्मोडेशन के बारे में हमने बात की थी, वो एक्मोडेशन 4 से 6 महीने की मंथ में पूरा डेवलप हो जाता है। देखिए बच्चा जो है मान के चले 10 से 12 डायप्टर तक बना सकता है, ठीक है। 10 से 12 डायप्टर तक बना सकता है अपने आंखों के ऊपर ताकत लगा के, एक्स्ट्रा आपसे एक्स्ट्रा। तो कई बार अगर पेशेंट जैसे बच्चा आपके सामने आया है, उसका ऑटोरेप किया आपने और उसमें 3 या 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं, और बच्चा विजन 6/6 है, नियर में भी N/6 है, और उसको कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, ठीक है। तो उसको कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, 3 नंबर या 4 नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एकोमोडेशन वैसे ही इतना पावरफुल रहता है कि उसको नंबर प्रिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत आ रही है, उसको स्क्विंट है, बच्चे को पेंगापन आ गया है, हेडेक हो रहा है पेशेंट को, या फिर ऐसी कोई अदर प्रॉब्लम्स आ रही है, तब जाके हम नंबर दे सकते हैं चश्मे का। बाकी अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तक नंबर नहीं देना चाहिए। देखिए एक और जो पार्ट है सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हिस्ट्री होना चाहिए। हिस्ट्री में क्या रहता है बेसिकली, जैसे आपके पास में पेशेंट आया है तो फर्स्ट आपको उसका नाम लिखना चाहिए, फिर एज कितनी हुई है, ठीक है, डेट, ये आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए पूरा। और उसके साथ आपको ये हिस्ट्री लेना जरूरी है। हिस्ट्री में क्या है कि उसकी चीफ कंप्लेन क्या है, ठीक है। चीफ कंप्लेन का मतलब है कि उसको नॉर्मली सबसे पहले वाली क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको चीफ कंप्लेन बोलते हैं। बाकी नॉर्मली जैसे कि पेशेंट आ रहा है, भाई आई पेन हो रहा है, वाटरिंग हो रही है, ये चीफ कंप्लेन हो गई है। बाकी दूसरी उसको धुंधला भी दिख रहा है, ये भी हो रहा है, ये उसकी सेकेंडरी कंप्लेन हो गई, ठीक है। तो एक गुड हिस्ट्री कॉमनली लीड्स टू ए डायग्नोस। कोई भी हिस्ट्री है उससे ही डायग्नोस किया जाता है। ये मान के चलिए कि हिस्ट्री जो कि हम सिम्टम मानते हैं, सिम्टम प्लस साइन, तो ये दोनों मिलके आपके डायग्नोस बन जाते हैं। जो भी हिस्ट्री है उसके सिम्टम है कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, भाई स्वेलिंग हो रही है किसकी वजह से हो रही है, वाटरिंग हो रही है किसकी वजह से, ये सिम्टम आ गए। और वो साइन हम अंदर देखेंगे जब पेशेंट की आंख पे टॉर्च डालते हैं तब वो साइन देखेंगे, दोनों मिलकर आपके डायग्नोस बनते हैं। जैसे कि आपने देखा कंजेक्टिवाइटिस, ठीक है, अभी आई फ्लू चला था। आई फ्लू में पेशेंट क्या कंप्लेन लेके आएगा कि मेरे आंखों से पानी आ रही, ठीक है, पानी आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, सुबह चिपक जाती है, ठीक है, ये कंप्लेन लेके आएगा। तो हम क्या देखेंगे कि आंख में अंदर जो है क्या क्या दिक्कत आ रही है, स्वेलिंग आ रही है, या आपके साइन मिल जाएंगे। फिर उसमें डिस्चार्ज भी दिख रहा है, बैक्टीरिया भी है, ठीक है, और बैक्टीरिया की वजह से स्टिकनेस भी आ रहे हैं। तो दोनों मिलकर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बैक्टीरियल कंजेक्टिवाइटिस है, ठीक है। फिर हम बैक्टीरियल कंजेक्टिवाइटिस के लिए जो भी आई ड्रॉप है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ये मैं हॉस्पिटल की बात बोल रहा हूँ, एक जो अभी बता रहा हूँ ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। इसी तरह वायरल, किसी को वायरल कंजेक्टिवाइटिस है, उसके साइन और सिम्टम दोनों मिलकर किसी की पहचान होती है। तो ये जो भी जो हिस्ट्री है वो आपको लिखना चाहिए, पेशेंट को क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। या फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से मूव कर
की जरूरत है या फिर अदर कोई ट्रीटमेंट की जरूरत तो नहीं है, ठीक है, ये आपको हिस्ट्री से पता चल जाएगा, इसको हिस्ट्री बोलते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। हेलो ठीक, जी सर। सर, सिम्टम क्या है, साइन क्या है? देखिए सिम्टम मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे कि आप अगर आपको आई फ्लू हो गया है तो आप जाकर डायरेक्टली क्या बोलोगे डॉक्टर से कि मेरे आंखों से पानी आ रहा है, ठीक है, और ये आप बोलेंगे भाई डिस्चार्ज आ रहा है आंखों से, और ये दोनों सिम्टम हो गए। और साइन जब वो डॉक्टर देखेगा अंदर आंख के अंदर कि भाई इसमें स्वेलिंग आ रही है, कंजक्टिवा में स्वेलिंग आ गई है, उसके साथ उस सिम्टम के साथ उसके साइन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं हमें, वो हमें देखना रहेंगे, तो इसको हम साइन बोलेंगे। और सिम्टम जो है आप बताएंगे पेशेंट कब बताता है, उसको साइन सिम्टम बोलेंगे। ठीक आया सर समझ में? जी सर, जी सर। जी ठीक है सर। तो इस तरह से हमें क्या इन्वेस्टिगेशन करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे पेशेंट आया है और आपसे बोल रहा है कि भाई मुझे पास में अच्छा दिखता है पर दूर में धुंधला दिख रहा है, ठीक है, तो ये उसके सिम्टम हो गए। और साइन आप देखेंगे कि भाई उसको मायोपिया है, माइनस का नंबर आ रहा है, तो ये आप इस तरह से जज कर सकते हैं। तो ये हिस्ट्री आपको लेना जरूरी है जिससे आप पता कर पाएंगे कि पेशेंट को क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, कई बार हम जब हिस्ट्री लेते हैं उसी में आपको समझ में आ जाता है कि पेशेंट को प्रेसबायोपिक करेक्शन है या मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है या एस्टिग्मेटिज्म है, ठीक है। पेशेंट को कहीं पे दिक्कत नहीं आ रही है और पेशेंट को हेडेक हो रहा है तो हो सकता है उसको एस्टिग्मेटिज्म हो, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है उसको, या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है। और मायोपिया वाले में क्या होगा, पेशेंट हमेशा कंप्लेन करेगा डिस्टेंस में मुझे ब्लर दिख रहा है, ठीक है, ये मायोपिक वाला जो पेशेंट है वो कंप्लेन करता है कि दूर में मुझे धुंधला दिखता है। पर हाइपरमेट्रोपिक वाला जो है वो पास में कंप्लेन करता है कि मुझे नियर में धुंधला दिख रहा है, ये अपने आप कंप्रोमाइज कर लेता है, कई बार कम नंबर है तो कंप्रोमाइज कर लेता है। एस्टिग्मेटिज्म जो कि ना तो दूर में कंप्लेन बोलता है ना पास में, उसको हेडेक की समस्या रहती है, ठीक है, या आई एक की समस्या लेके आएगा कि मेरे आंखों में दर्द होता है। तो हमें रिकॉर्ड लेना है, एज और जेंडर लिखना है, प्रेजेंट कंप्लेन क्या, ऐसा नहीं कि पेशेंट बोल दिया उसने आपने लिखते गए, उसके साथ आप क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे तो तभी आप जाके एक एक्यूरेट जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसके ऊपर पहुंच पाएंगे। जैसे पेशेंट बोला मुझे विजुअल डिस्टरबेंस है, ब्लरनेस है, मुझे डिस्टेंस में दिखने में दिक्कत आ रही है, वो आप लिखिए कब से हो रही, कितना समय हो गया है आप, ठीक है। अच्छा, जो एज जब हम लेते हैं तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट को प्रेसबायोपिक करेक्शन है या पेशेंट जो है लेस देन जो है 38 से कम है, तो हो सकता है उसको डिस्टेंस की वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है, ये हम समझ पाएंगे। पेन हो रहा है आंखों में, रेड आई है, दोनों डिस्चार्ज आ रहा है, आंखों में इचिंग हो रही है, ड्राई आई है, ग्रिटी आई से, ठीक है। अल्टरनेशन इन अपीयरेंस, कभी ये आंख दिखाई ये आंख देखती है, कभी वो आंख देखती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, इस तरह से हो सकता है। टोसिस, जैसे कि टोसिस एक टोसिस आपने देखा होगा, कोई पेशेंट में कभी आपके पास में आया होगा, उसमें क्या रहता है टोसिस में बेसिकली, जैसे कि हमारा जो कोर्निया है लगभग आपने जैसी आई से, और ये जो अपर लिड है इतना कवर करके रखती है, ठीक है। और जब टोसिस वाला पेशेंट है, जैसे किसी आंख में टोसिस है, तो उसमें क्या रहेगा कि ये जो कोर्निया है इस हाफ मतलब 60-70% जो है लीड कवर करके रखती है, इसको हम टोसिस बोलते हैं, ठीक है। ये लीड जो है वो इतना कवर कर देती है, ये ओपन नहीं होती, इससे ज्यादा ओपन नहीं, इसकी आंखें इतनी ही खुलती है, इसको हम टोसिस बोलते हैं। मेनली जो है मोनोकुलर जो है टोसिस होता है, पर कई कई बार बाइनोकुलर टोसिस भी आपको दिख जाएगा। बाइनोकुलर मतलब दोनों आंखों में, मोनोकुलर मतलब एक ही आंख में, मोनो मीन्स वन, है ना, और बाइनो मतलब दोनों आंखें। लेट स्वेलिंग हो रही है, स्क्विंट है, ठीक है, ये भी हो सकता है। ओकुलर हिस्ट्री में आप पूछेंगे प्रीवियस आई प्रॉब्लम, रिफ्रैक्टिव एरर किसी तो नहीं है आपको, ओकुलर कोई सर्जरी, कोई ट्रॉमा, स्क्विन, लेजी आई। लेजी आई एक एम्ब्लॉयपिया जो रहता है उसको हम लेजी आई बोलते हैं।
जहाँ पे भी दो जैसे राइट आई है और ये लेफ्ट आई है, ठीक है। एक आंख में 6/6 है, दूसरी आंख में जो है आप देखेंगे 6/12, ठीक है। तो जब भी दो लाइन का डिफरेंस आ जाए दोनों आंखों के बीच में, ठीक है, दो लाइन का मतलब है एक आंख में 6/6 है, दूसरी आंख 6/12 है, तो ये दोनों आंखों के बीच का एक डिफरेंस आ गया दो लाइन, ठीक है। अगर आप ये 6/6 है, दूसरी 6/9 है, तो उसको हम एम्ब्लॉपिया नहीं करेंगे। जब दो लाइन का डिफरेंस आ जाएगा उसको एम्ब्लॉपिया बोलेंगे। एम्ब्लॉपिया में क्या होता है कि भाई 6/12 तक आप लेके आ गए, आप इसमें कितना भी अच्छा प्रिस्क्रिप्शन दे दिया है, कितना भी नंबर आपने चेंज कर लिया, ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, नो इंप्रूवमेंट हो रहा है। पिन होल लगा के भी आपने लिख लिया, उससे भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको हम एम्ब्लॉपिया बोलते हैं या लेजी आई बोलते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में कोई डायबिटीज तो नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, आर्थराइटिस तो नहीं है, ठीक है, ये भी आप पूछ सकते हैं। से कोई एलर्जी तो नहीं चल रही है आपको, ये भी आप पूछ सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं किसी पेशेंट को मायोपिया नहीं था, आपके पापा मम्मी दादा दादी को मायोपिया तो था। कैटरेक्ट मोतियाबिंद कब बना था, किसी का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है। कोई ऐसा पेशेंट तो नहीं है जो आप बच्चा जिनको बहुत ज्यादा कम दिखता है, उनको हाथ पकड़ के लेके जाना पड़ता है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं आई थी, तो ये भी आप पूछ सकते हैं। बर्थ हिस्ट्री पूछेंगे हम, ठीक है। प्री मेच्योर चाइल्ड तो नहीं है, बच्चा जो है पूरे मंथ पूरे में हुआ या उससे पहले हो गया है। सीजरियन कोई डिलीवरी तो नहीं हुई है, उस वो भी पूछेंगे। बर्थ वेट ठीक था या नॉर्मल था, ये भी आप पूछेंगे। ये सभी चीजें जो है बर्थ हिस्ट्री में आती है। सोशल हिस्ट्री में स्मोकिंग, अल्कोहल, ऑक्यूपेशन, होम सर्कमस्टेंस, घर का एनवायरनमेंट, ये सभी आप पूछ सकते हैं। देखिए ये एग्जांपल देखिए यहाँ पर, ये बेसिकली मोतियाबिंद जब हम देखते हैं टोर साइड से इस तरह से कैटरेक्ट दिखता है, ठीक है। ये कैटरेक्ट दिख रहा है, पूरा व्हाइटनेस जो है, दिस इज अ कैटरेक्ट। अब क्या हुआ, इस पेशेंट जो बाबा है इन्होंने ऑपरेशन नहीं करवाया लंबे समय तक, और ये कैटरेक्ट लेके घूम रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो लेंस है वो क्या है, खुलता रहता है। पहले जैसे अपना जो आंख के अंदर का जो लेंस है वो इस तरह का साइज रहता है। जब इसमें कैटरेक्ट बन गया, मान के चलिए कैटरेक्ट बन गया है, अब ये धीरे धीरे क्या है कि थोड़ा सा और बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब फूलता है, ठीक है। जैसे बलून में हवा भरते हैं इस तरह से फूलता है, इस तरह से होने लग गया है, ठीक है। क्योंकि इसमें लिक्विड बढ़ता जाता है और ये फूलने लग जाता है। धीरे धीरे आप कैटरेक्ट ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो ये फूलता जाएगा और ये फूल के हिस्सा हो जाएगा। जैसे फूलेगा तो पिपली जो मार्जिन है वो इससे चिपकने लग जाती है, ठीक है। चिपकने की वजह से क्या है कि भाई इसमें जो है, जो लिक्विड हमने बात करी थी कि सेलेरी बॉडी से लिक्विड निकलता है, फिर पीसी से फिर एसी में आता है। अब ये वो जो एक्वस ह्यूमर है वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा ऊपर, तो क्या होता है कि आंख का प्रेशर बढ़ने लग जाता है और इसमें ग्लोकोमा हो जाता है पेशेंट और आंखें खत्म हो जाती है। ये फंडस एग्जामिनेशन है, फंडस आप इस तरह से देखते हैं, कभी कोई डॉक्टर देखता है तो ये फंडस इस तरह से दिखता है। शुगर वाला जो पेशेंट रहता है उसमें इस तरह का अंदर दिखता है, इस तरह का। इनमें क्या रहता है कि जैसे आपको ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये डॉट्स हम काउंट करते हैं धीरे धीरे, ये वाले, ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ये सब ये दिख रहा है, ये ब्लड जमा होने लग गया है, ठीक है। डायबिटीज में क्या रहता है बेसिकली कि ये जो नर्व्स हैं इनमें जो ब्लड सप्लाई होता है ये पंचर होने लग जाती है और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है, ठीक है। जैसे कि ये कोई नर्व है, अदर कलर से ड्राइंग करते हैं, ये कोई नर्व है इस तरह की, ठीक है। अब क्या हुआ कि न्यू वेस्कुलाइजेशन बन गया, यहाँ पे नई नर्व बन गई है। अब ये नई नर्व जो है इसमें माइलिन शीथ नहीं रहती है, और नहीं होने की वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पर पंचर हो जाता है कभी भी, और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है और ब्लड से काला धब्बा दिखाई देने लग जाता है पेशेंट को कि ब्लैक स्पॉट मुझे दिखने लग गया है। फिर क्या किया जाता है, लेजर से इसी को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया जाता है, लेजर जैसे डाल के यहाँ पर शॉट लगा जाता है और यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि लिक्विड बाहर ना निकले, मतलब एक जो आपका ब्लड है वो बाहर नहीं निकले। तो ये डायबिटीज में ये प्रॉब्लम आती है। डायबिटीज इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये पूरे रेटिना को डैमेज कर देती है। जो रेटिना है, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है, कई बार रेटिना नीचे गिरने की वजह से नीचे ड्रॉप हो गया, ये रेटिना
है, ये इस तरह से नीचे गिरा हुआ है ना, ये आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये रेटिना, ये ऑप्टिक डिस्क आ गई यहाँ पर, यहाँ पे आपका मेक्यूला आ गया। ठीक है, मेक्यूला तो नीचे गिर गया सब, पूरा रेटिना और सब चीजें। तो ये रेटिना इस तरह से आपको व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है, दिस इज रेटिना। देखिए कुछ कुछ बीमारियां अभी ऐसी भी रहती है जिसको रेटिनाइटिस पिग्मेंटोसा बोलते हैं। अब इस बीमारी में क्या होता है कि पेशेंट को बिल्कुल सीधा तो दिखता है, स्ट्रेट सामने कितनी भी दूरी पे 6x6 दिखा लीजिए, पर जो साइड व्यू रहता है, जैसे आप यहाँ पर मोबाइल को देखते हुए आसपास में क्या चल रहा है वो आप महसूस कर सकते हैं, कौन बंदा है, पर्सन है, क्या काम कर रहा है, वो भी आप महसूस कर सकते हैं। पर ये रेटिनाइटिस पिग्मेंटोसा जो है, आरपीई जिसको हम बोलते हैं, इसमें क्या दिक्कत आती है कि पेशेंट को इतना ही ट्यूबुलर विजन रह जाता है, ट्यूब के अंदर से हम देखते हैं वैसा विजन, बाकी पूरा खत्म हो जाता है। जैसे ड्राइविंग में कौन पास से निकल गया या फिर कौन पास में आके बैठा, उसको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसी भी बीमारियां रहती है। देखिए कई बार ये जो आपने, ये अभी मैंने एनाटोमी में हमने रीड किया था, ये ऑप्टिक डिस्क हो गई, ऑप्टिक डिस्क के पास में मेक्यूला आ गया है। मेक्यूला में क्या कई बार है, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो जाता है उम्र के हिसाब से, एज रिलेटेड मेक्यूलर डिजनरेशन, जिसको एआरएमडी बोलते हैं। इसीलिए जब एक कोई बुजुर्ग पर्सन है, उनका अगर आप विजन लेने भी जाएंगे तो उनका विजन या तो 6/12 ही निकलेगा या 6/9 ही निकलेगा, 6/6 किसी किसी पेशेंट में आएगा। ठीक है, तो हमेशा बुजुर्ग लोगों के जो रहेगा, ओल्ड पर्सन जो रहेंगे, उनका विजन कम ही मिलता है। क्यों कम मिलता है? क्योंकि उनके आंखों में एज रिलेटेड मेक्यूलर डीजनरेशन हो गया, जिसको एआरएमडी बोलते हैं, जिसकी वजह से विजन लॉस हो जाता है। आप कितने भी नंबर, कितना भी परफेक्ट चेक करिए, फिर भी उनका विजन इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं होता है। तो ये एआरएमडी की वजह से होता है। ये ग्लोकोमा का एग्जांपल है, दिस इज अ ग्लोकोमा। किसी पेशेंट को अल्सर होता है, ये कोर्निया है, कोर्निया के अंदर जो है एपिथेलियम ये डिफेक्ट हो गया है, जिसको हम अल्सर बोलते हैं। ये फ्लोरोसिन जो है स्ट्रिप, उसके थ्रू जो है चेकअप किया जाता है, वो ब्लू लाइट डाली जाती है, टोसिस इसको बोलते हैं, ये टोसिस हो गया है। एक एक्सोप्थाल्मोस भी रहता है, इसका भी नाम सुनिए आप। एक्सोप्थाल्मोस क्या होता है बेसिकली, इसमें जो है आईबॉल की साइज बड़ी हो जाती है। किसी किसी पेशेंट को थायराइड रहता है, थायराइड की वजह से भी आंखों की साइज बड़ी हो जाती है। और अब ये पलक पूरा बंद भी करना चाहे तो भी आंखें जो है पार्शियली ओपन ही रहती है, इसको एक्सोप्थाल्मोस बोलते हैं। देखिए वो जो आपको मैं बताना चाह रहा था उसमें, कि यहाँ पे पंक्ता आ गए, ये पंक्ता आ गए, पंक्ता से फिर इस तरह से जो है आपके, ये इस तरह से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये इस तरह से नली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेक्राइमल के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर ब्लॉक है, और ये आंसू सब जा के इकट्ठे यहाँ पे होने लग गए, और यहाँ पर इकट्ठे होने की वजह से क्या हुआ कि इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये फिस्टुला बन गया है। इसको हम क्या बोलेंगे? फिस्टुला। ये फिस्टुला बन गया है। तो ऐसा कई बार जो है पेशेंट कंप्लेन लेके आता है, इसका ऑपरेशन ही किया जाता है। और जो मैं मसाज की बोल रहा था बच्चों में, ये मसाज इस तरह से यहाँ पे करना है, फिंगर से इस तरह से दबाकर करेंगे हम, तो जिससे यहाँ पर ये पंक्ता ओपन हो जाते हैं बच्चों में, और पानी जो है टीयर है वो अंदर जाना स्टार्ट हो जाते हैं। ये लेंस इस तरह से जो है सर्जरी में निकाला जाता है, इस तरह से आपने देखा होगा कहीं वीडियो। आज की क्लास रिलेटेड या कोई डाउट लगा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संस्कृत मैम प्लीज अनम्यूट कर दीजिए सबको, अपने क्वेश्चन प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो जी मैम। सर, जो आपने ऑप्टिकल सेंटर बताया ना, जी, वो कनकेव और कन्वेक्स, कनकेव लेंस माइनस में, तो स्फेरिकल नंबर में ऑप्टिक सेंटर क्यों देंगे? और उसमें तो पूरे में पावर होती है। नहीं बेसिकली क्या है कि हम, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि ये जो लेंस बने हैं स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल नंबर जो भी है, ये कॉम्बिनेशन जो है वो प्रिज्म का है, प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक है,
तो प्रिज्म हाँ जहाँ जी। ज्वाइंट हो रहा है मान के चले, वो आपको ऑप्टिकल सेंटर पार्ट जो है जहाँ पे सबसे ज्यादा अच्छा विजन मिलता है, सबसे बेस्ट क्लियरिटी जो मिलती है, तो हमें वो कैच करना रहेगा। तो सर जो हम सफेरिकल ये नंबर मान के चले पेशेंट को कि देंगे, सॉरी हाँ सर, जब हम पेशेंट को सफेरिकल नंबर देंगे तो उसमें भी ऑप्टिकल सेंटर लेना जरूरी है? जी मैम, बिल्कुल। स्पेरिकल नंबर दीजिए या फिर आप सिलेंड्रिकल नंबर दीजिए, सब में ऑप्टिकल सेंटर आपको मार्क करना ही पड़ेगा। और ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा कि उसका जो विजन है वो एक्यूरेट मिल जाएगा। अब जैसे क्या होता है, ये मेरा व्हाइट बोर्ड चल नहीं रहा है, मैं एक सेकेंड, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हम ड्राइंग कर लेते हैं, जैसे कि आपके पास कोई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ठीक है सर। है ना, ये +2 नंबर है। आप इसका ऑप्टिकल सेंटर आपने सर्च किया और आपको यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। ओके ये सर। मैं आपको बताऊंगा किस तरह सर्च करना है। अभी जस्ट अपने सर्च किया। अब क्या होता है कि यहाँ से जो रेस पास होगी वो सीधे स्ट्रेट निकलती है। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पार्ट है जहां से कोई भी रेस पास होगी वो ना तो कन्वर्ज होगी या ना डाइवर्ट होगी, और दूसरी तरफ यहाँ से अगर रेस गई तो ये जो है उस पावर के अकॉर्डिंग कन्वर्ज हो जाएगी, या अगर ये पावर माइनस की रही तो डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ऐसी दिक्कतें आएगी। बाकी ये ऑप्टिकल सेंटर जो पार्ट है वहां पे ये इशू नहीं आएगा। तो क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर हम जो पिपिल है उसके जस्ट सामने लगा देंगे। ये जैसे अपना ये पिपिल है यहाँ पर, इस पिपिल के सामने ये ऑप्टिकल सेंटर हमने यहाँ पर लगा दिया। तब क्या होगा कि पेशेंट को जो है यहाँ से देखेगा तो डायरेक्टली बिल्कुल रेस जो है रेटिना फोकस हो जाएगी, और अदर अदर जो रेस है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही फोकस होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि उस पेशेंट को जो है क्लियर विजन मिल जाएगा। हो सकता है ऑप्टिकल सेंटर जिसके नहीं लगा हो वो 6/6 तो देख रहा है, पर थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं देख पा रहा है, और जैसे ऑप्टिकल सेंटर लगा दिया आपने तो पेशेंट को क्लियरिटी भी दिखेगी और रिलैक्स होके ना आराम से वो देख पाएगा। ओके सर, थैंक यू है सर। ना। ओके मैम, आगे चल के हम ऑप्टिकल सेंटर के बारे में पूरा हम बात करेंगे। हाँ जी सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी बोलिए। रेटिना में ना आपने बताया कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं तो जी। उनको रेटिना में प्रॉब्लम आ जाती है, बीपी वाले पेशेंट्स को भी आती है सर? हाँ, बीपी वाले में क्या रहता है कि हेमरेज होने का खतरा रहता है। हेमरेज क्या होता है कि जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ गया, बढ़ने की वजह से जो जहाँ ब्लड सप्लाई होती है, जो नर्व रहती है, आर्टरी रहती है, वो पंचर होने लग जाती है, वो फूट जाती है, तो एकदम से ब्लड जो है पूरे रेटिना में फैल जाता है और उसको वजन उसका लॉस हो जाता है पूरा। फिर वो या तो ब्लड निकालना पड़ेगा सर्जरी के थ्रू, अगर नहीं निकल पाता है तो फिर उसको कहीं कहीं पार्शियली उसको ब्लड दिखने लग जाता है। और डायबिटिक वाले में क्या रहता है, धीरे धीरे रेटिना धीरे धीरे खत्म होता है, ब्लड प्रेशर वाले में सडनली हो जाता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है एक तरह से। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, ऑप्टिकल सेंटर जो है लेंसोमीटर में आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल शेख सर, बिल्कुल। आगे चल के हम जब क्लास का जो रहेगा ऑप्टिकल सेंटर हम कल ही रीड करेंगे, कल मैं एक बार ऑप्टिकल सेंटर की पूरी क्लास ले लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है, किस तरह से हम ये कर सकते हैं। देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर मान के चलें, जैसे कि ये पेशेंट की आईज है, आगे चल के हम कल बात करते हैं इसके ऊपर। और जैसे कि आपने कोई लेंस जो है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, इस पेशेंट को जो है इमेज बिल्कुल एक्यूरेट अपनी जगह पर दिखाई देगी, यहाँ पर दिखाई देगी। उसी तरह जैसे ही अगर यही पेशेंट है आपका, ये आप देख रहे हैं, ये पेशेंट की आंख है और ये सीधे है, और आपने क्या किया है कि ऑप्टिकल सेंटर मार्क नहीं किया है और ऑप्टिकल सेंटर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है और प्लस का लेंस है, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ तो इमेज का है ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी। ये जो इमेज आप देख रहे हैं पेशेंट को थोड़ी शिफ्टेड दिखाई देगी, इमेज ऊपर की तरफ दिखाई देने लग जाएगी। हमें ऑप्टिकल सेंटर ये मार्क करना है हमेशा, ये पिपिल के सामने होना चाहिए, पिपिल के सामने। अब ये पिपिल के सामने क्या किया आपने कि ऊपर वाला हिस्सा रह गया, ऑप्टिकल सेंटर नीचे चला गया, इमेज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, क्योंकि प्लस के लेंस में अगेंस्ट मूवमेंट होता है, आपको पता है, ठीक है। और इसी तरह अगर ये माइनस का लेंस होता है तो इमेज जो है जिस तरफ शिफ्ट हुई उसी तरफ इमेज का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो एक्चुअल लोकेशन नहीं देख पाता अगर ऑप्टिकल सेंटर नहीं है, तो एक्चुअल मतलब थोड़ा सा सेंटीमीटर में उसको इमेज का डिस्प्लेसमेंट हमेशा दिखाई देगा, और उसको वर्चुअल दिखाई देगा। 6/6 तो रीड कर रहा है बंदा,
पर वो वर्चुअली आभासी लेटर्स हो जाएंगे, वो एक्चुअल लेटर्स नहीं दिख पाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास रिलेटेड, ऐसा कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी जी सर। सर ये आज का टॉपिक स्टार्ट कहाँ से हुआ था सर? मैं थोड़ा मेरे को पता नहीं। ये सर हाँ, ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस से स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद हिस्ट्री ली हमने, हिस्ट्री कैसे लेते हैं, और ये टॉपिक अब खत्म हुआ सर। ठीक है जी। आपके और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो? कल हम ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या क्या टॉपिक बच गए हैं वो एक बार और देख लेते हैं। ये ऑप्टिकल प्रिज्म सेंट्रेशन का है, ये कल हम क्लास पूरी करेंगे इसको। ऑप्टिकल सेंटर कहाँ कैसे लिया जाता है और उसकी लोकेशन कैसे ढूंढी जाए, कितनी दूरी पे लगाना है, उसके बारे में हम रीड करेंगे कल। जो एरर है, ह्यूमन एरर, ऑप्टिक्स जो आपके रिफ्लेक्ट एरर है, उसके बारे में हम बात कर लेंगे कल। कल 2 है। एब्रेशन के बारे में बात करेंगे, ऑप्टिकल एब्रेशन, जो स्फेरिकल एब्रेशन है, अदर क्रोमेटिक एब्रेशन है, ये इसके बारे में बात करेंगे। फिर अगर ये टॉपिक पूरे हो गए उसके बाद विजुअल एक्टिविटी के ऊपर चले जाएंगे। सर ये तो एक अकोमोडेशन के बारे में बता सकते हैं सर? अकोमोडेशन क्या कहते हैं इसकी पूरी मतलब कि एग्जांपल थोड़ा। हाँ देखिए, बेसिकली एकोमोडेशन क्या होता है कि जैसे एकोमोडेशन कहाँ पे मेनली यूज आता है, नियर के लिए, पास में हम जब देखते हैं तब एकोमोडेशन का यूज आता है। और एकोमोडेशन जैसे नॉर्मली आप देखेंगे कि आपकी जो आंख के अंदर जो लेंस है वो इस तरह की पोजीशन रहती है, और ये जब डिस्टेंस देख रहा है तब ये इस तरह का शेप रहता है उसका नॉर्मल, और ये 6x6 देख लेता है। जब ये लेंस अपनी साइज को बढ़ा देता है, जब आप नियर में फोकस करते हैं इमेज को, किसी को देखते हैं, जैसे कोई बुक रीड कर रहे हैं, तो ये साइज बढ़ जाती है, लेंस बिकम थिकर। तो जैसे थिकर बनेगा तो ये अपने डायोप्ट्रिक पावर को बढ़ा देता है। ये मान के चले कि यहाँ पर आपका डायोप्ट्रिक पावर 20 था जब आप डिस्टेंस में देख रहे थे, और यहाँ पर डायोप्ट्रिक पावर आपका आ जाएगा 23 डायोप्टर। ठीक है, तो ये डायोप्ट्रिक बढ़ना और कम होना, लेंस अपनी साइज को बढ़ा देता है और कम कर देता है, इसी को हम एक्मोडेशन बोलते हैं। और ये एक्मोडेशन कम होना स्टार्ट हो जाता है 40 साल की एज के बाद। तो लॉस ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस, तो ये इसको हम एक्मोडेशन का लॉस बोलते हैं एक तरह से। फिर हम जैसे लॉस हुआ तो ये अब क्या है, 40 साल की एज में क्या हुआ कि 22 डायोप्टर तक ही एक्मोडेट कर पा रहा है, बाकी नहीं कर पा रहा, मतलब 2 डायोप्टर और बढ़ा पा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसको 23 करना है तो 1 डायोप्टर और 40 साल की एज में दे देते हैं, तो टोटल 23 बन जाता है, और उसको पेशेंट को भी पास का अच्छा दिखने लग जाता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है जो एक्मोडेशन कम होने लग जाता है, और 60 साल की एज में 0 एक्मोडेशन हो जाता है, मतलब लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल फिनिश हो जाती है। फिर उसको कुछ भी, बस ओनली डिस्टेंस का अच्छा दिखता है, पास में उसको दिक्कत आती है। ठीक है सर, ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड, कोई आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं। रूपा जी बोल रहे भी एक्चुअली प्रिज्म क्या है। देखिए प्रिज्म जो है वो हम सब जो जिसके ऊपर पैसा कमा रहे हैं वो प्रिज्म के ऊपर ही कमा रहे हैं। प्रिज्म नहीं है तो फिर आप कैसे नंबर देंगे। तो जो लेंस बना है, जो लेंस हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन का ही लेंस है, जैसे प्लस का 1 है, प्लस का 2 नंबर है, ठीक है, कोई भी पावर है, वो एक तरह से प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से ही बना है। और ये प्रिज्म क्या करता है कि इमेज का रिप्लेसमेंट कर देता है, और जैसे 2 प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से ये आपका कॉन्वेक्स लेंस बन गया है, और 2 ही प्रिज्म के कॉम्बिनेशन से कॉनकेव लेंस भी बन गया आपका। तो ये प्रिज्म बेसिकली ये प्रिज्म जो है इमेज का डिस्प्लेसमेंट करता है और पावर को जनरेट करता है। 1 डायोप्टर जो प्रिज्म है वो इमेज का 1 सेंटीमीटर इमेज का डिस्प्लेसमेंट कर देता है अगर इसको 1 मीटर की डिस्टेंस पे हम रखते हैं, ठीक है। और 2 प्रिज्म जो है 1 डिग्री के बराबर है, और प्रिज्म जो है 2 सरफेस से बना हुआ रहता है जिसकी जो कि इंक्लाइन रहते हैं, ठीक है। सबसे पावरफुल जो है एपेक्स रहता है, उसके बाद उसका बेस रहता है। तो सबसे पावरफुल जो पार्ट है वो एपेक्स है। तो एपेक्स का एंगल जितना ज्यादा रहता है उतना पावर बढ़ती जाती है, जितना एंगल कम रहेगा उतना पावर कम होती जाती है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कल जो है हम थोड़ा सा और रीड करेंगे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। हाँ ठीक है रूपा जी, और समय मिला विजुअल एक्टिविटी और 2-3 और टॉपिक हम फिनिश कर देंगे। Well, where can I get English lectures? Sir, you have to join the other class that will be I think in English. So you just contact to Nasik sir, and he will be maybe give more information about the English lecture. ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, और कल जो है हम ऑप्टिकल सेंटर और अदर जो है उनके बारे में टॉपिक में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। शेख सर थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू तौफिक सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। रूपा जी थैंक यू आपको भी। फिरोज जी आपको भी थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है संस्कृति मैम। ओके थैंक यू वेरी मच। ठीक है। Recording stop. बंद करें ना।